तो बच्चों लास्ट हमने पढ़ा था कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देंगे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा विद अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी एज वेल. वाज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल? सो दैट वाज कॉल्ड एज डेलीगेशन. अब डेलीगेशन के एडवांटेजेस तो भाई कॉमन सेंस के एडवांटेजेस हैं. जब आपको कोई पर्सन, आपका सीनियर कोई मौका देगा, आप उसकी प्लेस पे आके काम करिए तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी जो स्किल्स होंगी वो कम हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे. सिंपल एज दैट. एंड यू विल गेट द पार्ट टू कॉम्पीट. तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है सो कॉल्ड स्टेटस. टॉप मैनेजमेंट फॉलोड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉलोड बाय लो मैनेजमेंट. तो हायरार्की का मतलब सबको समझ में आ गया? हायरार्की का मतलब सबको समझ में आ गया. तो अगर आप किसी के सबऑर्डिनेट हैं तभी आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जा सकती है. अगर आप ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे चेयरमैन हैं, आप कर सकते हैं किसी को डेलीगेशन, बट आपको डेलीगेशन कोई नहीं कर सकता बिकॉज आपसे ऊपर कोई है ही नहीं. तो डेलीगेशन टॉप लेवल मिडिल को करता है और मिडिल लेवल लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल को. और टॉप लेवल में भी अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 6 लोग हैं, एक एब्सेंट है मीटिंग में, तो वो अपनी अथॉरिटी किसी 5 में से एक को दे सकता है. अंडरस्टूड एवरीबडी? देन वी हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट चिल्ड्रन. तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा, तो मैं इस काम को बांटूंगा अपने लोगों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बांटूंगा या जूनियर्स के साथ बांटूंगा? सीनियर्स के साथ बांटेंगे, दैट इज डेलीगेशन. जूनियर्स के साथ बांटेंगे, दैट इज डेलीगेशन. तो वर्क विल बी डन इन अ मच इफेक्टिव मैनर. तो मैनेजमेंट तब इफेक्टिव होगा जब अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर दें या सारा काम अपने सिर पे ओढ़ लें. डेलीगेट कर दें. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? कोऑर्डिनेशन. जब आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी तो यू नीड टू सी कि जिस तरह से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या नहीं. या ड्यूटी देकर अथॉरिटी देकर भूल गए, सो गए जाके, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा. assist in growth. The junior staff will get the opportunity to grow, to able to manage. अगर कल को उसको नई पोजीशन में हम देंगे तब. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. अभी तक आप मार्चिंग कर रहे थे स्क्वाड में, एक दिन आपके सीनियर ने बोला आज तुम स्क्वाड को लीड करोगे, और मैं देखूंगा कि तुम्हारे अंदर स्क्वाड लीड करने की कैपेसिटी है या नहीं. आपके स्कूल में हाउस वाली मार्चिंग होती होगी ना कुछ, तो आप अभी तक सिर्फ स्क्वाड में सबसे आगे स्टैंड करते थे, मार्च करते थे, पूरा हाउस स्क्वाड आपको फॉलो करता था. बट आज आपका जूनियर एब्सेंट हो गया, मतलब सॉरी सीनियर एब्सेंट हो गया, तो हाउस इंचार्ज टीचर ने आपको जिम्मेदारी दे दी कि आज फ्लैग लेके आप चलेंगे. तो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? अगेन डेलीगेशन. तो अगर आप ठीक ठाक चल रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको उस पोजीशन के लिए हो सकता है कंसिडर कर लिया जाए. एंड एम्प्लॉय का डेवलपमेंट तभी होगा जब सबऑर्डिनेट्स को हम अथॉरिटी देंगे सुपीरियर का काम करने के लिए. तो एक एक करके पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए, फिर इसको फुल लेंथ एंड ब्रेथ में समझना स्टार्ट करते हैं. Basis of management hierarchy. If there is no top level, middle level, lower level management, can there be any delegation? No. तो delegation का advantage सबसे बड़ा यही है कि हम सुपीरियर को सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को सबऑर्डिनेट मानते हैं. रिश्ता भी बना रहता है, इज्जत भी बनी रहती है, और सबऑर्डिनेट को चांस मिलता है ग्रो करने का. तो अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कभी रहा ही ना हो तो क्या कभी ग्रोथ होगी? एब्सोल्युटली नॉट. तो डेलीगेशन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. तो घर में लॉकर की चाबी किसके पास होती है परमानेंटली बच्चों? जिसमें महंगे जेवरात रखे जाते हैं. एकदम सही बोले, पापा की मम्मी के पास, मतलब दादी माँ के पास. और जब दादी माँ हफ्ते 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जा रही है केदारनाथ यात्रा के लिए, तो किसको देके जाएंगी चाबी? हाँ, मम्मी को देके जाएंगी. क्या विल लिखवा लेंगे दादी माँ? जरा विल लिख लीजिए, पता नहीं वापसी में क्या हो. दादी माँ कान के नीचे 2 लगाई, गॉट इट क्लियर. तो अरे वापसी में कहने का मतलब कहीं कजन चाचा जी क्या ना चली जाए परमानेंटली रहने. ओके, और वो उनको बहला फुसलाना दे. तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज डेलीगेशन? समझ गए? अब मान लीजिए बच्चों, आई एम अ लॉयर. आई एम अ लॉयर, और मेरे को किसी क्लाइंट ने केस दिया कि भाई हमारे बिहाफ पे कोर्ट में प्लीड करिए. अब कोर्ट में क्लाइंट की गवाही भी होनी है. कोई केस ऐसा फंस गया, लोअर कोर्ट में तो जनरली होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कम होता है. सुप्रीम कोर्ट में तो ना के बराबर होता है, वहां एडवोकेट ही जाते हैं बस. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं क्योंकि कोई ऐसी गवाही सास बहू का झगड़ा तो है नहीं. तो क्लाइंट इज नॉट इन द सिटी, और क्लाइंट पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमें देके चला गया कि आप हमारे बिहाफ पे प्लीड कर लीजिएगा, जो आप बोलेंगे वो हमें मंजूर होगा. तो एक तरह से क्लाइंट ने हमको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी. पावर ऑफ अटॉर्नी शब्द आपने सुना होगा. क्लाइंट ने अपने सारे लीगल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स हमको दे दिए हैं.
तो हम जो भी बोलेंगे कोर्ट में उसके बिहाफ पे माना जाएगा कि क्लाइंट ही बोल रहा है. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेलीगेशन. समझ में आया कि नहीं आया? तो डेलीगेशन इज एडवांटेजियस फॉर द क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, सो दैट सीनियर रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ सीनियर एंड जूनियर रिमेन्स इन द पोजीशन ऑफ जूनियर. समझ गए? इफेक्टिव मैनेजमेंट, काम बहुत ढेर सारा है, अगर इस काम को बांटेंगे नहीं तो काम हम ठीक से कर नहीं पाएंगे. सो इसी तरह से दौड़ा दौड़ा भागा भागा से परेशान रहेगा. तो अगेन गब्बर इज बैक मूवी का बात करते हैं. अगर स्टार्टिंग में ही उस हवलदार को जिम्मेदारी सौंप दी गई होती कि तुम्हारे पास रिसर्च है, प्लान है, जाओ गब्बर को ढूंढो, तो इन पुलिस वालों को नाकामयाब नहीं होना पड़ता. ये तो एक है वजह. और एक वजह क्या होती, सोच के बताइए. $1 करोड़ प्राइज मिलेगा आपको. सही जवाब दे दीजिए. मूवी ही 1 घंटे में खत्म हो जाती. गब्बर जल्दी पकड़ा जाता ना. चलिए, तो जिसने सही जवाब दिया उसके स्विस बैंक अकाउंट में $1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा. पहले मोदी जी से कंफर्म करूंगा दिखा के. समझ में आ गई बात? तो लॉजिक इज दिस कि भाई आपका मैनेजमेंट तभी इफेक्टिव होगा जब आप अपने काम को बांटेंगे या सारा काम खुद करेंगे. जब अपने काम को बांटेंगे. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब मम्मी ने सोचा कि भाई हमारे पास कपड़े भी धोने हैं, बच्चों का नाश्ता पानी बनाना है, उनको पढ़ाना लिखाना भी है, झाड़ू पोछा भी है. तो व्हाट शी विल डू, नाश्ते पानी के काम के लिए शी विल हायर अ कुक नॉट अ क्रुक. समझ में आ गया? झाड़ू पोछे के लिए शी विल हायर अ मेड, कपड़े के लिए शी विल हायर अ वॉशरमैन. अब मम्मी ने पूरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉशरमैन को दे दी. अब अगर वॉशरमैन ने कपड़े धुले और कपड़े गड़बड़ हो गए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? वॉशरमैन की. बट क्या मम्मी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वॉशरमैन का पैसा काट ले? ना सर, वो भाग जाएगा, फिर हमको काम करना पड़ेगा. तो मम्मी ने अपनी अथॉरिटी किसको डेलीगेट कर दी? वॉशरमैन को. समझ में आ गया? बट ये डेलीगेशन नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि मम्मी ने अथॉरिटी तो दी, बट अगर कपड़ा खराब कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है. तो कैन दिस बी कॉल्ड एज डेलीगेशन? एब्सोल्युटली नॉट. सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बकवास बोलेंगे. ये डेलीगेशन बिल्कुल भी नहीं होगा. खोपड़े में बात गई. इफ नॉट डेलीगेशन देन इट इज व्हाट? इट इज सिंपल बकवास. समझ में आई बात कि नहीं आई? कंफर्म? तो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर वर्किंग इन सेम ऑफिस. मैं ऑफिस का चीफ फाइनेंस ऑफिसर हूं, चीफ नहीं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर सीएफओ, और आप हैं असिस्टेंट मैनेजर, मेरे सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं. मैं 4 दिन के लिए ऑफिस की मीटिंग के लिए जा रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली ब्रांच, हेड जनरल मैनेजर से बात करने. 2000 करोड़ का लोन हमको चाहिए. इन द मीन टाइम बिजनेस के फाइनेंसेस को कौन मैनेज करेगा? व्हाट इट लेट चेक्स पे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं साइन करने वाले वो कौन करेगा? जो अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं सैलरी हाइक वगैरह के वो कौन लेगा? मैंने सारी जिम्मेदारी आपको दे दी. बट इसमें से कुछ चीजें डेलीगेशन मानी जाएंगी, लाइक चेक पे साइन करना, क्योंकि ये रूटीन वर्क है. ये रूटीन वर्क है. बट क्या सैलरी हर दिन बढ़ेगी? नो. स्पेशल इंक्रीमेंट देने की बात हुई एम्प्लॉइज को, क्योंकि हमारे ऑफिस का 100th ईयर है इस बार. तो ये रूटीन वर्क नहीं है, तो इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते सर रूटीन वर्क को डेलीगेट? भाई कॉमन सेंस की बात है. जो रूटीन है वो तो यूज टू है, सबको पता है. कुछ ऊपर नीचे जाएगा तो संभल सकता है. बट जो रूटीन नहीं है, जो कभी कभी काम होता है, उसमें तो खुद ही सुपीरियर को डिसीजन लेने में 4 बार सोचना पड़ेगा कि गड़बड़ी ना हो जाए. क्या वो रिस्क लेगा सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करके? दैट्स व्हाई इट इज सेड ओनली रूटीन एक्टिविटीज कैन बी डेलीगेटेड, अदर्स कैन नॉट. तो मैनेजमेंट इफेक्टिव तभी होगा जब रूटीन टास्क को आप डेलीगेट करेंगे. आप स्पेशल टास्क को डेलीगेट नहीं कर सकते. मैं एचआर हेड हूं कंपनी का, ह्यूमन रिसोर्स हेड, और मैं प्लान करता हूं कि एग्जाम खत्म होने के 6 महीने पहले कैसे आईआईटीज में और एमबीए कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में हम रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए जाएंगे. मैंने 5-5 लोगों की 20 टीम बना दी. 5-5 लोगों की 20 टीम. उसमें एक टीम में मैं भी जाऊंगा, और मेरी टीम जाएगी सीधे आईआईएम्स में या आईआईटीज में, और कहीं नहीं जाएगी. नॉर्मल जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास एक्सपीरियंस कम है, उनको XYZ डिग्री कॉलेजेस या नॉर्मल एमबीए कॉलेजेस में भेज देंगे जहां एवरेज स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं. बेसिकली द मोस्ट जीनियस वन स्टडी इन आईटी एंड आईएम्स. बेसिकली हम वहां खुद जाएंगे. अब हमें कुछ अटेंडम अचानक से काम आ गया, तो हम ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकते. क्यों? क्योंकि भाई साल भर थोड़ा रिक्रूटमेंट चलता है, महीने 2 महीने रिक्रूटमेंट होता है, फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है. तो दिस कैन नॉट बी डेलीगेटेड, दिस कैन नॉट बी डेलीगेटेड. क्या आरबीआई गवर्नर अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट कर सकते हैं? नो. अगर आपने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे वीडियोस देखे हो, उर्जित पटेल जी उस समय आरबीआई गवर्नर थे, और उनके साथ शक्तिकांत दास जी, जो डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं ना अंडर द गवर्नर, वो उनके साथ बैठा करते थे.
और कोई भी मीटिंग वगैरह होती थी वो हमेशा उनके साथ रहते थे, क्योंकि उर्जित पटेल जी को उतना एक्सपीरियंस इंडिया में फाइनेंसेस का नहीं था। वो बात अलग है, वर्ल्ड बैंक वगैरह भी होके आए थे एंड ऑल दैट। तो अब डेप्यूटी गवर्नर 4 थे, 4 में से क्यों शक्तिकांत दास जी को ही वो अपनी ड्यूटीज डेलीगेट करते थे? इसलिए क्योंकि बाकी के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और गवर्नमेंट भी चाहती थी कि कल को उर्जित पटेल जी के बाद हम शक्तिकांत दास जी को आरबीआई का गवर्नर बनाएंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो डेलीगेशन सुपीरियर करता है सबऑर्डिनेट को इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से काम हो। बट क्या सारी एक्टिविटीज डेलीगेट होती हैं? सिर्फ रूटीन वर्क। समझ में आ गया? तो आपकी मम्मी आपकी चाची को आपका खाना पीना, पालन पोषण, परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब सौंप सकती हैं, बट जब शादी की बात आएगी ना, तो मम्मी कहेंगी यहां तो मैं ही डिसीजन लूंगी। ये हरकत मम्मी किसी को डेलीगेट नहीं करेगी। मान लो चाची जी थोड़ी सी बनती कम है मम्मी की, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, और चाची जी किसी कंटाइन को ढूंढ के ले आई, अब दिन में मम्मी का बहुत सा झगड़ा ही चलता रह रहा है, तो ये गलत डेलीगेशन हो जाएगा। फिर समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ गया व्हाट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट? अगला एडवांटेज क्या है? अगर हम चीजों को डेलीगेट कर देंगे, अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को दे देंगे रेगुलर काम की, तो हमारा काम और अच्छे तरीके से होगा या बुरे तरीके से होगा? अच्छे तरीके से। मान लीजिए कि मैं एक इवेंट मैनेजर हूं और आपके यहाँ शादी का कार्यक्रम है, छोटे चाचा की शादी है। अब सारी जिम्मेदारी आपके घर वालों ने मेरे को दे दी, एक्सेप्ट पंडित हम मंत्र मारने वाला अपना लेके आएंगे, क्योंकि आप पता नहीं कैसा पंडित ले आए, ठीक से शादी कराए चाहे ना कराए। आजकल जो ठीक से शादी होती वो तो टिक नहीं पाती हैं, जो थोड़ी सी डिस्काउंट कूपन लग के हो गई पता नहीं कैसे होगी। अंडरस्टैंडिंग? तो पंडित हायर करने का काम आपके दादाजी पापा मम्मी ये खुद करेंगे, ये उन्होंने डेलीगेट नहीं किया। बट बाकी ज्वेलरी किस शॉप से आनी है, आई लेट यू नो। कपड़ा किस शॉप से आना, आई लेट यू नो। केटरर कौन होगा, हलवाई खाने के लिए कौन होगा, कार्ड कहां से आएगा, कपड़े लत्ते कहां से आएंगे, वेन्यूज क्या होंगे, ये सब मैं आपको बता दूंगा। आपने पूरा भरोसा मेरे ऊपर कर लिया। ये डेलीगेशन तब माना जाएगा जब आप मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दें, एंड ऑन द डे ऑफ वेडिंग आपको पता लगे खाने में क्या मेन्यू है, घोड़ा कौन से रंग का, उसके दांत कितने हैं, समझ में आ गया, कितने बुकिंग होगी, बैंड वाला कौन है, आपको पहले से कुछ पता नहीं था। बट अगर आप बोले हमको बस दुकानें और चीजें बताएं, जाके खुद पसंद करेंगे, सॉरी दैट इज नॉट डेलीगेशन, क्योंकि यहां पे आपने कोई मेरे को अथॉरिटी दी ही नहीं है। क्या आपने अथॉरिटी दी मेरे को? नो। आप मेरे को सिर्फ एक एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपका सबऑर्डिनेट तो हुई नहीं। और सबसे बड़ी बात, डेलीगेशन क्यों नहीं है यहाँ पे? तो मैंने तो बता दिया आपने अथॉरिटी नहीं दी, बट उससे भी बड़ी चीज, क्या आपका मेरा रिश्ता सुपीरियर सबऑर्डिनेट का है? तो डेलीगेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद की बात है, पहले सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिश्ता तो बनाइए। अब मैं हूं इवेंट मैनेजर, मैंने अपने 10 जूनियर्स अपॉइंट किए हैं, और वो 10 लोग 5 शादी का ठेका ले रहे हैं, 2-2 शादी सब। मैंने अपनी जिम्मेदारी उनको दे दी कि जाओ तुम लोग देखो पूरा काम धाम, कुछ फंसे फंसाए प्रॉब्लम आए, क्रिटिकल सिचुएशन हो, मेरे को बुला लेना। मैंने जो उनके साथ रिश्ता निभाया, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाए हमारे बिजनेस का, आई कोऑर्डिनेट देम, आई कोऑर्डिनेट विद देम, सॉरी नॉट देम, कोऑर्डिनेट विद देम, कि सारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो मैंने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी, दैट इज डेलीगेशन। बट क्लाइंट को जो हम सर्विस दे रहे हैं वो कोई डेलीगेशन नहीं होता। तो ये बातें 3-4 दिमाग में रखिएगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता होना जरूरी है, रूटीन एक्टिविटीज को ही डेलीगेट किया जा सकता है, नॉन रूटीन वर्क को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ओके, सो पार्स ड्यूटीज आंसरेबिलिटी मैंने आपको बता दी, और ये क्यों करते हैं? ताकि एफर्ट डुप्लीकेट, काम डबल ट्रिपल ना हो जाए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो मुकेश अंबानी जी अपने सारे सीईओ जो उनकी 5-10 बड़ी कंपनीज हैं, सबके साथ सवेरे 8:45 से 9:30 एक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं कि भाई आज के क्या टारगेट्स है, क्या आपने सोचा है। समझ में आ गया? तो मुकेश अंबानी जी ने अपने सारे के सारे एमडीज को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपनी जिम्मेदारियां दी हुई हैं कि भाई तुम कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन कर सकते हो, चेक पे भी साइन कर सकते हो। लॉजिक समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेलीगेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? बट मुकेश अंबानी ने ये अथॉरिटी किसी को नहीं दी कि अगर नया कोलैबोरेशन करना है, नया बिजनेस खरीदना है, तो आप ऑथराइज हैं। नो नो नो, वो डिसीजन हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के आपस में मीटिंग में खुद लेंगे, तो ये ड्यूटी डेलीगेट नहीं होगी। जनरल रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस जो हैं, दिस कुड बी डेलीगेटेड। ओके, क्योंकि एमसीक्यूज में यही फंसता है बच्चा। सो व्हेन चिल्ड्रन आई कैन डेलीगेट माय अथॉरिटी टू माय जूनियर, माय ऑर्गेनाइजेशन वुड ग्रो। नहीं समझ में आया? क्योंकि पहले से मेरे अंदर टैलेंट था, हमने काम सिखाया 4 लोगों को कि अब तुम भी हमारी तरह काम करके देखो।
तुम ऑर्गेनाइजेशन को कितनी आगे जा सकते हो, पता लगा वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम फिर ब्रांच ऑफिसेस खोल देंगे, फिर हम उन सबको हेड बना देंगे वहां का, और हम सीईओ बन जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो और फॉल डाउन? इट विल ग्रो बेसिकली। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जब आप एम्प्लॉय को प्रमोट करेंगे, इन द सेंस आप अपनी जिम्मेदारियां उनको सौंपेंगे, तो एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड एंड ही और शी विल हैव द एंथुजियाज्म और zeal टू वर्क बेटर। समझ में आई बात? आपने सुंदर पिचाई जी का नाम सुना है? किसी जमाने में वो गूगल पे क्या डायरेक्ट टॉप पोजीशन पे है जहां आज है? नो, उन्होंने सीनियर प्रोग्रामर का जॉब लिया होगा वहां पे, उसके बाद उनको गूगल में अच्छी पोजीशन दे दी गई। जब पता लगा छोड़ के भागने वाले हैं, तो अल्फाबेट कंपनी, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, गूगल को जिसने बनाया अल्फाबेट, उनके सीईओ बना दिए गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बट उनके ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन साहब अभी हैं, बट मेजॉरिटी काम करने की परमिशन उनको दी हुई है। समझ में आई बात? हाँ, वो गूगल को बेच के पैसा अपने घर नहीं लेके जा सकते। समझ में आ गया? ये अथॉरिटी उनको डेलीगेट नहीं की गई है। सो यहाँ पे सुंदर पिचाई जी को जिस दिन बोला गया भाई कल से आप सीईओ होंगे, आपकी सैलरी अभी 340 करोड़ थी, अब 600 करोड़ हो जाएगी कल से। सो सुंदर पिचाई विल बी फीलिंग मोटिवेटेड और नॉन मोटिवेटेड? भाई मेरे को इतना बड़ा पोस्ट दिया जा रहा है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब आप उससे हायर प्रमोशन पे काम करने को देंगे, डेलीगेट करेंगे सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट, उसके अंदर नया एक्सपीरियंस आएगा। सर कहां से आएगा? दुकान से खरीद के लाएगा? काम करते करते सीख जाएगा, उसके अंदर नई स्किल डेवलप होगी, उस पोस्ट पे कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ टीचर इन अ स्कूल, सीनियर मोस्ट टीचर, तो आपके ऊपर कौन होंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 15 डेज के लिए किसी मीटिंग में गए, कॉन्फ्रेंस पे गए, आपको प्रिंसिपल का काम करना है, तो क्या आप सो कॉल्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल वीटो लगा उनको निकाल देंगे बाहर? ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल को लाना और हटाना ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है, किसी इंप्लॉय के हाथ में नहीं होता। इवन प्रिंसिपल अगर खुद चाहे अपना रेजिग्नेशन देना, जब तक मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिजाइन भी नहीं कर सकते। तो आपको 15 दिन के लिए प्रिंसिपल का काम करना है, और 15 दिन में 4 दिन बाद ही एक सरकारी एग्जाम आपके सो कॉल्ड कैंपस में होने वाला है। तो अब आपको प्रिंसिपल की अथॉरिटी में पूरा काम करना है, मैनेज करना है चीजों को, तो आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप हो जाएगी। समझ गए? और कल को जब आपने 2-4 बार ऐसा काम कर लिया, ऐसा जिम्मा उठा लिया और ठीक से निभाया इसको, तो आप भी कल को प्रिंसिपल बनने के लायक हो जाएंगे। अभी तो नालायक ही है, स्टूडेंट ही है अभी। अंडरस्टूड दिस? तो एडवांटेजेस आर अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए, तो हायरार्की और ग्रोथ किसकी होगी? ऑर्गेनाइजेशन की। रिलीफ किसको मिलेगा? बड़े साहब को। बट स्टिल डिसीजन कौन लेगा? आपको ड्यूटीज डेलीगेट करनी है कि नहीं? बड़े साहब। और तरक्की कौन करेगा साथ साथ? एम्प्लॉय, और मोटिवेटेड रहेगा, और उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। इसको कॉपी में लिख लीजिए, बहुत बड़ी चीज है ये। आपने ओआरएस का घोल तो पिया ही होगा, तो ये ओआरएस नहीं, ये ओएसएस का घोल है, HG RD एंड MD। समझ में आ गया? बी क्विक, बी क्विक। सो लेट्स मूव फर्दर। सबको एडवांटेजेस समझ में आ गए? सर इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते? डिसएडवांटेजेस होते तो डेलीगेशन कभी होता ही ना। बट कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बच्चों, अगर आपसे बाई चांस पूछ लें, आप लिख सकते हैं। जेलसी अमंग द एम्प्लॉइज। हमारी ब्रांच में हम मैनेजर हैं, और हमारे नीचे 3 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। एक अकाउंट्स मैनेज करता है बैंक में, एक फाइनेंस मैनेज करता है, और ब्रांच में 700 एम्प्लॉइज हैं, बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी, 5-6 फ्लोर्स में है ब्रांच। एक HR हेड है, वो तीनों हमारे नीचे काम करते हैं। हम कुछ दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, तो बैंक में ज्यादा काम तो पैसे के लेन देन का होता है। HR हेड को हमने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करने के लिए नहीं सोचा, और जो सो कॉल्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट देख रहा है, तो वही खाता भाई बना रहा है, मेन काम पैसे के लेने देने का है बैंक में, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हमने फाइनेंस वाले को अपनी जगह पे 15 दिन के लिए बैठा दिया। इससे जलन की भावना किसके अंदर आएगी? तो कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉइज हो जाएगा डेलीगेशन में। तो प्लीज लिख लीजिए इन चीजों को, लिख लीजिए डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन। तो पहला है कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉइज। द फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉइज। सो demerits ऑफ डेलीगेशन। तो पहला क्या लिखा चलो? कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड, अनड्यू एडवांटेज
जो एम्प्लॉय हमारे अंडर में काम कर रहा था, हमने जिसको अपनी ड्यूटी डेलीगेट की, ही कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द पोजीशन, ही कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द पोजीशन, may compete with the superior. पता लगा अगले दिन मैनेजर साहब 15 दिन बाद जब वापस आए, कह रहे हटो मेरी कुर्सी से, कौन कुर्सी, अभी मेरी कुर्सी है, और मैं फेविक्विक लगा के चिपक गया उससे। तो हो सकता है वो सुपीरियर के साथ ही कॉम्पीट करने लग जाए। समझ में आ गया? may use the resources for personal advantage, 4 are more than sufficient. तो डिसीजन मेकिंग की जब बात करते हैं तो चिल्ड्रन वी हैव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये चीज हमने 14 प्रिंसिपल्स में शायद पढ़ी थी, तो ये यहाँ पे रिपीट पॉइंट आ रहा है। सो अगर सारे डिसीजंस आपके घर में दादाजी लेते हैं, सो द फैमिली हैज व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग? सेंट्रलाइजेशन। बट छोटे 2 दिन पहले पैदा हुए बच्चे से पूछते हैं खाना खाओगे, वो उंडी करता है ऐसे, तो घर में खाएं। कार खरीदे, वो कहेगा ऐसे, तो नहीं खरीदेंगे। तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझे कि बिल्कुल नहीं समझे? उड़ गई बात सिर के ऊपर से? समझ गए? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो प्लीज पुट दिस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबको पता है, द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इट लाइज विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर हम बच्चों बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, क्या वहां पे सोल प्रोप्राइटर डिसीजन मेकिंग किसी और को देगा? नो। पार्टनरशिप में भी क्या पार्टनर्स अपने अलावा किसी को डिसीजन मेकिंग देंगे? तो सेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट मोर इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। बट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, सब लोगों से डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेते हैं। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन may have decentralization decision making structure, but partnership and sole proprietorship will be having what type? Centralization. बात समझ में आ गई? ज्यादा फ्रीडम एम्प्लॉइज को डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगी, दे विल हैव द राइट टू से इन मैनेजमेंट। बट क्या सेंट्रलाइजेशन में पार्टनर्स में बोल के गलती से एम्प्लॉइज का कोई राइट टू से होता है? एब्सोल्युटली नॉट। दे आर नो मोर देन द स्लेव्स। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, तो ये आपने लिखा हुआ है, इसके लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। जस्ट पुट दीज डिफरेंसेस चिल्ड्रन, जस्ट पुट दीज डिफरेंसेस। सो सबसे पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हायर लेवल पे होगी। एट द लोएस्ट लेवल लिखना गलत होगा, आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक्सटेंड्स टू द लोएस्ट लेवल। सेंट्रलाइजेशन इज सीन मोर इन स्मॉल बिजनेस हाउसेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन लार्ज। यहाँ पे मैनेजर्स के पास कम फ्रीडम होती है, एम्प्लॉय के बंधुआ मजदूर होते हैं, एम्प्लॉयर के सॉरी, जो वो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। बट हेयर दे हैव मोर फ्रीडम। सो रिलायंस के जो सीईओ हैं, चेयरमैन तो मुकेश अंबानी है, टाटा के सीईओ रतन टाटा जी हैं, बट क्रोमा, वोल्टास, तनिष्क एंड ऑल दैट, इनके सीईओ सब अलग अलग हैं और इनके पास डिसीजन लेने के राइट्स होते हैं। हर छोटी मोटी चीज के लिए रतन टाटा जी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, मुकेश अंबानी जी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। समथिंग दे कैन सो कॉल्ड अडेप्ट ऑन देयर ओन ऑल्सो। सो आई होप सो डिफरेंस इज वेल अंडरस्टूड। चलिए, सबको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? समझ में आ गया भाई? सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, लेट्स सी। अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज होगा बच्चों, तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नॉट वन पर्सन टू टेक डिसीजन। दूसरे लोग भी डिसीजन ले सकते हैं। हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि हेड के पास 5 वर्क्स पेंडिंग है, तो वो एक एक करके डिसीजन लेगा तो डिले होगा। बट डिसेंट्रलाइज्ड है तो भाई कोई डिसीजन किसी ने लिया, कोई डिसीजन किसी ने लिया, कोई डिसीजन किसी ने लिया। तो घर में शादी होने वाली है छोटे चाचा जी की, और 4 बड़े भाई हैं उनके, ताऊ जी सबसे बड़े चाचा, उनसे छोटे, और सबसे पिद्दी वाले चाचा की शादी है, चौथे नंबर जो आते हैं। तो ताऊ जी ने जिम्मा ले लिया कपड़े और ज्वेलरी की शॉपिंग का, आपके पापा ने जिम्मा ले लिया केटरिंग एंड वेन्यू का, तीसरे नंबर वाले चाचा जी थे, उन्होंने कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का जिम्मा ले लिया। तो अब एक आदमी के जिम्मे सारा काम नहीं है, वर्क इज बीइंग सेग्रीगेटेड। सर ये दादाजी क्या करेंगे?
दादाजी चौधरी हैं, वो बैठ के इंस्ट्रक्शन देंगे कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कुछ लड़के अगर गड़बड़ कर दें, क्योंकि माँ बाप की नजरों में बच्चे हमेशा नालायक ही रहते हैं, गॉट इट क्लियर। बट अगर वो मोबाइल का एसएमएस देखने में बैंक से आता है, यू आर अप्रूव फॉर लोन 6 लाख 8 लाख, तो दादाजी खुश हो, हम लड़के कितने लायक हो गए हैं। तो सो कॉल्ड दादाजी सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये काम दादाजी का था, बट उन्होंने 3 बच्चों में काम बांट दिया। और सर छोटे चाचा जिनकी शादी, वो कुछ नहीं करेंगे क्या? उनको तो घर में बांध के रखा जाएगा ताकि भाग ना जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनका ये काम है कि बंद के रखे रहे बस। तो दादाजी ने अपनी ड्यूटीज को, अपनी अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किया? डेलीगेट कर दिया। क्या कर दिया? डेलीगेट। बट सर दादाजी और पापा और ताऊ जी क्या सुपीरियर्स और नौकर हैं क्या? अरे नौकर नहीं है, बट मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि डेलीगेट कर दिया गया। ओके, और ये सारे काम सब लोगों में बांट दिए गए हैं, तो ये भी एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन ही है। तो किसको रिलीफ मिलेगा? टॉप मैनेजमेंट को। तो जब मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो की बागडोर मेरे को दे दी, समझ में आ गया, रिलायंस पेट्रोलियम की बागडोर मिस्टर एक्स को दे दी, रिलायंस केमिकल्स की बागडोर मिस्टर वाई को दे दी, रिलायंस रिटेल की बागडोर मिस्टर जेड को दे दी, तो ये चारों लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। एंड रिलायंस की जो टॉप मैनेजमेंट है, मुकेश अंबानी को जो कंप्राइज करता है चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे विल फील हाईली रिलीव्ड। और अब सारे डिसीजन उनके जिम्मे नहीं है, ये सीईओज अपना काम धाम करते रहेंगे, डिसीजन लेते रहेंगे। तो डिसीजन मेकिंग इज फास्ट। हु वुड ग्रो चिल्ड्रन? दीज सीईओज और नोबडी? दीज सीईओज। कल को मुकेश अंबानी जब बहुत ओल्ड हो जाएंगे, 75-90 साल के हो गए, 80 साल के, 100 साल के हो गए, तो ये सीईओ चेयरमैन बन जाएंगे और मुकेश अंबानी के बेटे सीईओ बन जाएंगे। फिर चेयरमैन जब निपट जाएगा तो उनके बेटे आनंद अंबानी सीईओ बन जाएंगे या चेयरमैन बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो उनको भी मौका मिलता है ग्रो करने का। जब उनको हमने जिम्मेदारी दे दी, ड्यूटी डेलीगेट कर दी, डिसेंट्रलाइज किया, डिसीजन मेकिंग में जूनियर स्टाफ को पार्टिसिपेट कराया, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन क्रिएट होगा, जील होगी, एंथुजियाज्म होगा कि भाई हमको बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। अब मान लीजिए क्लास 5th में क्लास मॉनिटर बन गए, क्लास 6 में आपको क्लास कैप्टन बना दिया गया, क्लास 7th में आपको बना दिया गया मान लीजिए प्रीफेक्ट ऑफ द स्कूल, 8th में आपको हेड बॉय बना दिया गया। स्कूल 8th क्लास तक ही था बस, जूनियर स्कूल था, फिर आप सेकेंडरी स्कूल में चले गए दूसरी जगह। समझ में आई बात? मैनेजरियल टैलेंट, तो जब किसी पर्सन को हम सीनियर मैनेजर से सीईओ की पोस्ट पे लाते हैं, उसके अंदर स्किल थोड़ी सी बढ़ जाती है। सर कैसे बढ़ जाएगी? सर नाम आ जाएगा? नहीं, कुछ कोर्सेज वगैरह उसको करा देंगे, या अपने तजुर्बे से उसने काफी कुछ सीखा भी होगा। स्मूथ कंट्रोल, जब हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं चीजों को, डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल तक चली जाती है, तो चीजों को कंट्रोल करना आसान कैसे हो जाता है? एवरी पर्सन, ही और शी थिंक्स दैट आई एम अ वेरी एमिनेंट पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पूरी तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है ऑर्गेनाइजेशन को। कॉन्ट्रीब्यूशन में पैसे नहीं देता है, अपनी एफिशिएंसी, अपनी मेहनत, अपनी स्किल, अपने अंदर जो नए आइडियाज होंगे उसको शेयर करेगा। नॉट गॉट? नॉट गॉट? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो सारे पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए चिल्ड्रन, फास्ट। तो बच्चों डिसीजन मेकिंग बिकम्स फास्ट, ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए? पक्का? चलिए, तो जब ढेर सारे लोग होंगे अगल बगल हमारे, तो कुछ डिसीजन हम लेंगे, कुछ अपने सबऑर्डिनेट से डिसीजन लेने को बोलेंगे, तो काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और लिंगर ऑन नहीं करेगा, टलेगा नहीं, कोई भी प्रोसीजरल डिले जैसी चीज नहीं होगी। तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए, फॉर अवॉइडिंग प्रोसीजरल डिलेज व्हाट कुड बी डन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? आंसर क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा सर, अगर ये चॉइस ना आए, फॉर अवॉइडिंग प्रोसीजरल डिलेज व्हाट कुड बी डन, इसके तो फिर इनफाइनाइट आंसर होंगे। कोई बोलेगा टाइम स्टडी कर लो, कोई बोलेगा मोशन स्टडी कर लो, वहां भी तो डिले बचाना है हमको। तो ये एप्ट होना चाहिए बेसिकली, तभी आप लिख पाओगे। ओके, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ कैसे होगा? भाई सारे डिसीजन लोअर मैनेजमेंट तक लिए जा रहे हैं, तो कुछ काम वो करेंगे, तो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइक मोदी जी ने होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को अपनी जिम्मेदारी दे दी और बोले मैं जरा फ्रांस और यूएस घूम टहल के आता हूँ, उनकी हालत थोड़ी खराब है, थोड़ा धंधा पानी डेवलप करके आता हूँ वहां पे, कुछ अपना माल वाल बेच के आता हूँ वहां पे, थोड़े से टमाटर ले जाता हूँ वहां बेचने के लिए, इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज हो गई, तो वो अपनी पावर यहाँ पे डेलीगेट करके गए। ओके, अब लोग बोलेंगे सर डेलीगेट कम्युनिकेशन है, फोन से पूछ लें। ठीक है, फोन से पूछ लें, कम्युनिकेशन है। अचानक से वॉर छिड़ गई, अचानक से वॉर छिड़ गई और एयर स्पेस ब्लॉक हो गए हैं, अब मोदी जी भी वापस नहीं लौट पा रहे हैं, तो हु विल टेक डिसीजन की फायर करना है कि नहीं करना? तो यहाँ पे तो खैर प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ मिलिट्री, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द हेड, प्रेसिडेंट इज द हेड। बट मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब देश के बाहर हैं,
किसी यूएन की कॉन्फ्रेंस में है और वो इंडिया आ नहीं सकते, अचानक से लड़ाई छिड़ गई, तो हो सकता है वो अपनी पावर्स यहाँ पे डेलीगेट करके गए टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उनके एब्सेंस में सीजीआई इंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कि हाँ डिशुम डिशुम धड़ाम धड़ाम ठाए ठाए भाए भाए चलाते जाओ गोली। समझ में आ गई बात? ऐसा अब होता नहीं है, बट देन टू कंटेंट तो अवेलेबल कराना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऑफिस में ऐसा हुआ तो आप कैसे ड्यूटीज को डेलीगेट करेंगे? जब एक जूनियर एम्प्लॉय को बड़ा काम करने को दोगे तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, उसके अंदर एक एंथुजियाज्म डेवलप होगा, वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। बट वो अच्छा एम्प्लॉय था, आपने उसको अपलिफ्ट करने की बजाय डाउनलिफ्ट कर दिया, अपलोड करने की बजाय डाउन ड्रेन कर दिया, डाउनलोड नहीं डाउन ड्रेन कर दिया, और नेताजी की सिफारिश से किसी दूसरे एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया, अब वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ये गलत चीज है। तो सबको समझ में आ गया? डिसेंट्रलाइजेशन में जब हम सबऑर्डिनेट को लोअर लेवल पे डिसीजन मेकिंग करने को बोलते हैं और उनका डिसीजन जब मान लिया जाता है तो उनको मोटिवेशन मिलता है उससे। तो गब्बर इज बैक में अगर उस हवलदार की बात मान ली होते जिसको हमेशा समोसा और चटनी लाने को बोलते थे, तो हवलदार भी कल को इंस्पेक्टर की रैंक पे आ जाता। ओके, असिस्टेंट ग्रोथ इज अंडरस्टूड। सो मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर डेवलप्ड, हमने 3 लोगों को अपनी अथॉरिटी दी, 3 में से एक ने काम सबसे अच्छा किया, तो कल को जब नया ऑफिस खुलेगा तो वहां पे हेड किसको बना के भेजेंगे? तीनों को, तीनों में से किसी एक को। जैसे लेफ्टिनेंट एनडीए क्वालिफाई करके बच्चे बनते हैं, मान लीजिए 200 लोग लेफ्टिनेंट बन गए, क्या कल को सारे के सारे 200 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाएंगे? उनमें से कोई एक बनेगा जिसने सो कॉल्ड ज्यादा एफर्ट लिया अपने जॉब में। सुपीरियर कंट्रोल करेगा, अकाउंटेबल वो होगा जरूर, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, नो, वो डेलीगेशन होता है। क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन में कि हमने अपनी डिसीजन मेकिंग किसी को दी है। अच्छा सर, मान लीजिए उस डिसीजन मेकिंग से कोई नुकसान होता है, तो इस नुकसान की भरपाई सुपीरियर करेगा, सबऑर्डिनेट नहीं करेगा। सर सबऑर्डिनेट कब करेगा? जब उसको डेलीगेट करेंगे। कौन सी चीजें? रेगुलर वाली। कौन सी? तो अगर कोई इररेगुलर रूटीन वर्क नहीं था, कोई इररेगुलर वर्क था, नॉन रूटीन था, वो आपने डेलीगेट कर दिया, पहली बात तो डेलीगेशन ही नहीं होगा। और अगर सबऑर्डिनेट ने घपला किया, गड़बड़ी की, नापेंगे सुपीरियर को। रूटीन वर्क में भी अगर आपने काम दिया, सो कॉल्ड अपने किसी सुपीरियर को डेलीगेट किया, उसने गलती की, जिम्मेदार वो होगा, बट आपका हेड आपको जिम्मेदार ठहराएगा। समझ गए? सो चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में वील फिनिश दिस टॉपिक विद द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डायग्राम देख के पहली बात तो समझ में आ गई, पहली बात समझ में आ गई। तो डेलीगेशन में एक ही रिश्ता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, और वहां पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबिलिटी होती है सबऑर्डिनेट की टू द सुपीरियर। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम आपसे जिक्र कर रहे हैं बातों का, आपको एहसास दिला रहे हैं कि आपको भी थोड़ी फिक्र होनी चाहिए। आपसे भी डिसीजन मांग रहे हैं, अगर आपका डिसीजन अच्छा लगेगा तो आपको हम कल को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो यू कैन से कि डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह का ओरल एग्जाम है और डेलीगेशन एक तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम है। डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट लाइक टेस्ट एंड ट्रायल मेथड, कि कौन सबसे अच्छा जवाब देता चलो उसको ले लेंगे। एंड डेलीगेशन इज टेस्ट एंड ट्रायल के बाद किसको अथॉरिटी डेलीगेट की जाए, किसको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड 2 years बैक, इन 2 सालों में हमने ये एनालिसिस किया कि अगर लोएस्ट लेवल तक डिसीजन मेकिंग रखी जाए तो कहां से डिसीजन सबसे अच्छा आता है। पता लगा 50 में से मिस्टर जेड ने सबसे अच्छा डिसीजन लिया, और उसका आंसर हमेशा लाजवाब था। हमेशा एम्प्लॉय की सो कॉल्ड जो बात हमारे सामने आ रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी फ्रूटफुल है, बड़ा प्रॉफिटेबल डिसीजन वो देता है। तो कल को जब बात होगी किसे प्रमोट किया जाए, या अगर मेरे को अपनी जिम्मेदारी किसी को देनी होगी, मैं किसको देके जाऊंगा? किसको देके जाऊंगा? उसी मिस्टर जेड को। तो यू कैन से कि डिसेंट्रलाइजेशन से ये भी पता लग जाता है कितनी बार कि डेलीगेशन किसको किया जाए, जिम्मेदारी किसको दी जाए। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो प्रायर टेस्ट इज यू कैन से डिसेंट्रलाइजेशन एंड फाइनल टेस्ट इज डेलीगेशन। दो इनमें डिफरेंसेस होते हैं, आप इनको प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज नहीं बोल सकते, बट देन टू हम इस तरह से रियल ऑर्गेनाइजेशन में सेंस आउट कर लेते हैं। ढेर सारे लोग थे यूपी में जिनको बीजेपी वाले चाहते तो चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, बट 10 में से किसी एक को क्यों चूज किया गया? क्योंकि लगा कि उस एक ने पहले भी बहुत बार अच्छा काम किया है जब वो लो लेवल पे था, तो आज उसको रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है, तो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करो उस पर। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए।